Hello students, welcome back. I am Nidhi Goyal. Your exams are approaching. Exams आ रहे हैं ना, बहुत कम दिन रह गए. सिलेबस हो गया पूरा एक बार. अब क्या बाकी है? रिवीजन. तो चलो मेरे साथ रिवीजन करते हैं. अब मन नहीं कर रहा है कि कोई बुक खोले, है ना. अब मन कर रहा है कि जल्दी से बस कोई जल्दी से हमें पॉइंट्स ओरल बताता रहे और हम सुनते रहे और हमारा रिवीजन हो जाए. तो आई एम हियर to solve this problem of yours and we will do the revision together of all the chapters. एक एक करके हम सारे chapters का revision करेंगे. ठीक है. तो this is chapter 1 which is nature and significance of management. ठीक है. तो let us quickly revise the concepts of this chapter. Before we go ahead students, let me make myself very clear to you that this is not the substitute of your learning. आप ऐसा मत सोचो कि बस आपने वीडियो देख लिया और आपका चैप्टर हो गया. This is a revision series. We are not going in depth of every small concept, but we will try to cover each and every concept in the chapter, right? So let's go ahead. सबसे पहले meaning of management. Management क्या है? It is a process of getting things done with the aim to achieve organizational goals effectively and efficiently. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को अचीव करने के लिए जब हम मिलके काम करते हैं, ठीक है, एफिशिएंटली करते हैं और इफेक्टिवली करते हैं. तो एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली का क्या मतलब है? बेस्ट पॉसिबल मैनर में काम करना. ठीक है. तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स शुड बी अचीव्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. इफ यू रिमेंबर, इफेक्टिवली मीन्स कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉस्ट एलिमेंट. कॉस्ट उसमें क्या आई है, वो उससे ज्यादा हमारा ध्यान किस चीज पे होता है कि हमने टारगेट अचीव कर लिए, डूइंग द राइट टास्क. ठीक है. दैट इज इफेक्टिवनेस. और एफिशिएंसी क्या होती है? मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट, यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करें, मिनिमम कॉस्ट हो, मिनिमम वेस्टेज हो और मैक्सिमम आउटपुट जब हमारा निकल के आ जाए तो उसको हम कहते हैं कि हमने एफिशिएंटली काम किया है. ठीक है. तो मैनेजमेंट क्या है? इट इज अ प्रोसेस है. प्रोसेस क्यों है? क्योंकि अब हमें पता है कि बहुत सारे फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के. देयर आर 5 मेन फंक्शंस. तो 5 मेन फंक्शंस आर डन इन अ कोऑर्डिनेटेड सीरीज. एक के बाद एक स्टेप वाइज हम फंक्शंस करते हैं, राइट. तो इसीलिए मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, राइट. एंड एम ऑफ द मैनेजमेंट इज टू अटेन द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. यानी कि दोनों होना चाहिए. आपके टारगेट्स भी अचीव हो, यू हैव टू अचीव द गोल आल्सो, but with the minimum cost and minimum optimum utilization of resources. ठीक है. तो there has to be a balance between both effectiveness and efficiency. कोई अगर आपसे पूछे कि effectiveness ज्यादा अच्छा है या efficiency ज्यादा अच्छा है, तो क्या जवाब दोगे? We have to be both, है ना. एक खाली हमने टारगेट अचीव कर लिए लेकिन कॉस्ट ज्यादा आ गई, हमने कॉस्ट तो कंट्रोल कर ली लेकिन हमने टारगेट्स अचीव नहीं किए. तो दोनों ही केस में either of one is not applicable. दोनों होना चाहिए. You have to be both, right? Now मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स. मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहले अभी हमने क्या पढ़ा है? गोल ओरिएंटेड. मेन काम ही क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट का? कि गोल अचीव होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का, राइट. और कैसे होना चाहिए? एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली होना चाहिए. नेक्स्ट इज परवेसिव. Pervasive means present everywhere. Management is utilized and is used in all types of organization and within the organization also, in all levels and in all departments, everywhere. मतलब मैनेजमेंट की जरूरत सब तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को है, चाहे वो बिजनेस फर्म है, चाहे वो नॉन बिजनेस फर्म है, घर है, कॉलेज है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, एनजीओ है, या प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है. सब जगह मैनेजमेंट की जरूरत होती है. नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस. मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. एक प्रोसेस ऐसा नहीं है कि बस एक बार मैनेजमेंट करा, वन टाइम एक्टिविटी और खत्म. ये 5 फंक्शंस है मैनेजमेंट के, वो एक बार कर लिए, एक साइकिल खत्म हो गया एंड फिनिश. नो, दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. जब तक बिजनेस चल रहा है, जब तक मैनेजमेंट की जरूरत होती है, मैनेजमेंट करने की जरूरत है, राइट. मल्टी डायमेंशनल. यू रिमेंबर क्या था मल्टी डायमेंशनल? इज कि मैनेजमेंट इज नॉट ओनली management of work, नहीं, management of people, management of processes as well as management of work. यानी कि everything, all the aspects of the organization should be managed well. Next is group activity. Group activity, because management does not comprises, the organization does not comprise of single person. There are group of people who are working in the organization. तो management का क्या काम है?
कि मैनेजमेंट उनको सबको इकट्ठा बाइंड करके इंटीग्रेट करके एक ग्रुप गोल की तरह ग्रुप की तरह काम कराता है. तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. डायनामिक फंक्शन. मैनेजमेंट डायनामिक क्यों है? डायनामिक मीन्स एवर चेंजिंग, जो बार बार चेंज होता रहता है, दैट इज डायनामिक. तो मैनेजमेंट का एनवायरमेंट, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एनवायरमेंट इज वेरी डायनामिक. बहुत चेंजेस होते हैं ना. तो मैनेजमेंट का क्या काम है कि जो चेंजेस बाहर हो रहे हैं एनवायरमेंट में, वो हमारे मैनेजमेंट का काम है कि उन चेंजेस को ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेसफुली अडेप्ट कराना, या टू प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन to cope up with the changes in the dynamic environment. That is what we call it a dynamic function. क्योंकि बहुत changes हैं, तो management has to change itself very very frequently. Okay? And next is a intangible force. Management is not a physical thing कि आप उसको देख लो, उठा लो, खरीद लो बाजार से. No. Management का presence can be felt. If you remember, I gave you an example in my previous video, जो कि एक comprehensive video है first chapter का, कि जब हम किसी place में जाते हैं and we feel कि this place is very well kept, तो हम कहते हैं ना nicely managed organization. तो उसका तो हमें क्या होता है, वहाँ पे कोई चीज रखी होती है जिसे हमें देख के लग जाता है कि हाँ ये मैनेजमेंट है यहाँ पर. नो, वी जस्ट फील इट, राइट? क्योंकि वहाँ पे काम बहुत सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा है. देयर इज नो chaos, नो कंफ्यूजन. तो हम ये कहते हैं कि दिस इज अ वेल मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन. तो intangible का मतलब है something which is not seen but its presence can be felt. तो मैनेजमेंट की प्रेजेंस फील होती है. जहां मैनेजमेंट है वहां दिखता है कि यहाँ पे मैनेजमेंट अच्छा है, ठीक है, बट यू कैन नॉट सी एंड टच दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, राइट? सो next topic in the particular chapter is objectives of management. अब objectives क्या है मैनेजमेंट के? There are 3 objectives of management: organizational objectives, personal objectives and social objectives. तो organizational objectives हैं which take care of the economic aspect of the organization. जो economic aspect है, financial objectives होते हैं, उनको हम organizational objectives कहते हैं. Personal objectives relates to the employees of the organization and social objectives relates to the society in which the organization is working, right? तो क्या क्या है ये objectives? Let us quickly discuss them. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो कि फाइनेंशियल वेलबींग ऑफ द फर्म पे डिपेंड करता है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ को टारगेट करते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्वाइवल. सर्वाइवल मींस टू बी एबल टू अर्न दैट मच टू मीट योर कॉस्ट, कि कम से कम इतना तो अर्न करो कि आपके कॉस्ट निकल जाए, यानी कि आपके एक्सपेंसेस निकल जाए, राइट? प्रॉफिट ओवर एंड अबव योर कॉस्ट. यू शुड अर्न सम प्रॉफिट, देन ओनली यू विल बी like you will want to be in the organization, in the business. आप business सभी तो कर रहे हो क्योंकि आपको profit कमाना है. बिना profit कमाने के लिए थोड़ी हम business कर रहे हैं. तो organization का objective क्या है? Profit कमाना. तो management helps you in earning the profits. And next is growth. Growth means expansion. जिस जहां से आप शुरू हुए हो, you have to make sure that after 5 years, 10 years of time, you have expanded and you have done the growth of the organization. तो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये तीनों एम्स को अचीव करना, राइट? अब सेकंड कैटेगरी ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स आर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. ये इनको हम ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं, ठीक है? तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स या ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, दे रिलेट टू द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो एम्प्लॉयज के लिए हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है कि हमारे एम्प्लॉयज कंपनी में, ये हमारे बिजनेस में खुश रहें, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दे शुड बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, ठीक है? तो वो कैसे होंगे हैप्पी एंड सेटिस्फाइड? व्हेन दे विल गेट एडुकेट सैलरी, गुड वर्किंग कंडीशन, पीयर रिकॉग्निशन. पीयर रिकॉग्निशन मींस जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं, दे आर कॉल्ड पीयर्स, जिन्हें हम कॉलीग्स भी कहते हैं, राइट? तो पीयर्स के बीच में अगर आपने सबसे अच्छा काम किया है, आपके सारे कोलीग्स के से सबसे ज्यादा अच्छा, तो देन देयर हैज टू बी रिकॉग्निशन, राइट? तो उसको हम कहते हैं पीयर रिकॉग्निशन. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज हो ऑर्गेनाइजेशन में, अगर हम कंटिन्यूअसली अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, ग्रो कर पा रहे हैं, तो देन ओनली वी से दैट वी आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. तो और लास्ट इज सेल्फ रिकॉग्निशन, कि आप अपने आप को यू शुड फील दैट यू हैव ग्रोन समथिंग, यू हैव अचीव्ड समथिंग. तो उस फीलिंग को हम कहते हैं सेल्फ रिकॉग्निशन. जब आप खुद को आइडेंटिफाई करते हो डिफरेंट फ्रॉम द ग्रुप, राइट, दैट समथिंग बेटर देन द एंटायर ग्रुप, देन वी कॉल इट सेल्फ रिकॉग्निशन. तो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि एम्प्लॉयज को ये सब चीजें अवेल कराना, ठीक है? क्लियर? एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट डील्स विद द सोसाइटी, प्रोवाइडिंग सम बेनिफिट्स टू द सोसाइटी. अब सोसाइटी के लिए हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्यों होते हैं भाई? सोसाइटी का किसके लिए हमें क्यों चाहिए कि हम ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करें?
क्योंकि हम सोसाइटी से बहुत कुछ कंज्यूम कर रहे हैं. द रिसोर्सेज दैट वी आर कंज्यूमिंग, दैट ऑल बिलोंग्स टू सोसाइटी. तो इट इज द टाइम टू पे बैक टू सोसाइटी. आप सोसाइटी को वापस करने का टाइम है, राइट? तो ये सोसाइटी को थैंक्स करने का टाइम है, ये सोसाइटी के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने का टाइम है. तो दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स. तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. जिस एरिया में आप हैं वहां के लोगों को अगर आप एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो देन वी से कि सोशल ऑब्जेक्टिव हमारा पूरा हो रहा है, या ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, राइट? कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी ऑफ द नेशन, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डिजायरेबल सिविक एक्टिविटीज. अगर कोई गवर्नमेंट कोई सिविक एक्टिविटी कर रही है, रोड्स बनवा रही है या कोई डैम बनवा रही है, ब्रिज बनवा रही है, फ्लाईओवर्स बनवा रही है या कोई हॉस्पिटल बनवा रही है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर उसमें कंट्रीब्यूट करे, राइट, सो दैट इज ऑल्सो योर सोशल ऑब्जेक्टिव. फाइनेंशियल सपोर्ट टू द कम्युनिटी. कम्युनिटी को जब कभी जरूरत है तो आप फाइनेंशियल सपोर्ट दो. अब सपोज कोविड के टाइम पे या कोई नेचुरल कैलामिटी के टाइम पे बहुत सारी कंपनीज दे शेल आउट गुड अमाउंट ऑफ मनी, राइट? पीएम रिलीफ फंड में डालते हैं या डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं. तो दैट इज ऑल फाइनेंशियल सपोर्ट टू द कम्युनिटी, राइट? एंड यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सेट्रा. ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है. दे आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ये होते भी हैं और ये होने चाहिए. हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियर. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. अब मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस ही क्यों है? अब अगर आपको याद है तो एक टर्म मैंने पहले भी बताई थी अपनी पहले वाली वीडियो में, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू नथिंग, है ना? तो मतलब किसी भी चीज में अगर मैनेजमेंट नहीं है, एब्सेंस ऑफ मैनेजमेंट किसी भी चीज को जीरो बना देता है. तो ऐसा क्यों है? क्योंकि कोई भी काम ढंग से नहीं होगा, सही तरीके से नहीं होगा, बहुत सारी वेस्टेज होगी, तो फिर वो काम अच्छे से नहीं हो पाएगा. सो देन दैट मीन्स दैट इज नथिंग नाउ. ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंस जो है मैनेजमेंट का वो हम ऐसे पढ़ सकते हैं. अचीविंग ग्रुप गोल्स. मैनेजमेंट हेल्प करता है ग्रुप गोल्स. ये ग्रुप गोल्स की जब भी बात आएगी पूरे सिलेबस में, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. ग्रुप गोल्स का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन का गोल, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजेस ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल. तो पूरे ग्रुप का गोल क्या होना चाहिए? अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग दिस गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मैनेजमेंट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी. एफिशिएंसी मैंने अभी बताया, मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम वेस्टेज, मैक्सिमम आउटपुट. तो जब मैनेजमेंट क्या है? हेल्प करती है वेस्टेज कम करने में, कॉस्ट कम करने में, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में, यस, एंड मैक्सिमम आउटपुट में को अचीव करने के लिए, राइट? नेक्स्ट इज क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन. मैनेजमेंट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज डायनामिक. व्हिच इज डायनामिक का मतलब है which can adapt to the changes happening in the environment. Fine. Next is achieving personal objectives. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी हमने 2 स्लाइड पहले डिस्कस करे थे. पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स रिलेट्स टू द एम्प्लॉइज. तो मैनेजमेंट हेल्प करता है कि एम्प्लॉइज के से कंसर्न, ये एम्प्लॉइज से रिलेटेड जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो, राइट? एंड लास्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी. कि सोसाइटी का डेवलपमेंट होना चाहिए. ये मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस है. मैनेजमेंट की वजह से ही सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है. कैसे होता है? जब मैनेजमेंट अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करती है तो सोसाइटी को बेनिफिट होता है. एंड दिस इज व्हाट इज मेंट बाय डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. क्लियर? नाउ नेचर ऑफ मैनेजमेंट मींस कि मैनेजमेंट क्या है? साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है? ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ. सबसे पहले मैनेजमेंट एज अ साइंस. वी हैव टू प्रूव कि मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है. तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? जो साइंस के फीचर्स हैं, वी विल ट्राई टू सी दैट दोज फीचर्स ऑफ साइंस आर प्रेजेंट इन मैनेजमेंट और नॉट. तो सबसे पहला इज साइंटिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज. ये साइंस इज अ साइंटिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज. वी नो दैट सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है. साइंस का एक पूरा स्ट्रक्चर है, एक फ्रेमवर्क है, उसके ब्रांचेस हैं, उसका एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है ना? तो साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. तो मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. ठीक है, तो ये वाला फीचर साइंस का मैनेजमेंट में प्रेजेंट है. साइंस के प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड सेम इज विद द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. there is a set of scientific principles of management which is given by Taylor. तो वो क्या है? they are all based on experiments. तो मैनेजमेंट की principles are also based on experiments like science principles. So this feature of science is also present in management. साइंस के प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली वैलिड. यानी कि यूनिवर्सल वैलिडिटी है, मतलब कि दे कैन बी अप्लाइड एनीवेयर
इन द ट्रू सेंस, एब्सोल्यूट मैनर में जैसे हैं वो साइंस के प्रिंसिपल्स आप वैसे ही यूज करोगे, इंडिया में, जापान में, यूएस में, चाइना में, जहां पर भी, गर्मी में, सर्दी में, एवरीवेयर, इन ऑल टाइप्स ऑफ प्लेसेस, एट इन ऑल सर्कमस्टांसेस, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का जो साइंस का फॉर्मूला है वो वैसे के वैसे ही यूज होगा। लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को आप इंटैक्ट यूज नहीं कर सकते, बिकॉज मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, तो ह्यूमन बिहेवियर इज डिफरेंट, ह्यूमंस आर डिफरेंट, आज अलग है नेचर, कल अलग है, या एक जगह के एम्प्लॉयज की कुछ और नेचर है, दूसरी जगह के एम्प्लॉयज की कुछ और नेचर है, राइट। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि मैनेजमेंट का जो ये जो फीचर है साइंस का, यूनिवर्सल वैलिडिटी, इट इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। सो अब मैनेजमेंट के कुछ फीचर्स मैनेजमेंट में है साइंस के और कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, मैनेजमेंट इज नॉट अ प्योर साइंस, तो मैनेजमेंट इज अ इम्प्योर साइंस। इसको हम कहते हैं मैनेजमेंट इज अ सोशल साइंस और इनएग्जैक्ट साइंस और ह्यूमन साइंस। तो कभी भी कुछ भी चीज आएगी तो यू हैव टू जस्ट वेरीफाई विद द 3 पॉइंट्स कि 2 फीचर्स प्रेजेंट है और एक नहीं है, इसीलिए हम इसको इनएग्जैक्ट साइंस या इम्प्योर साइंस कहते हैं, राइट। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एज एन आर्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। आर्ट में एक पूरी थियोरेटिकल नॉलेज होती है, थ्योरी पढ़नी होती है आर्ट की, तभी आप खुद कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट में भी ऐसा ही है, मैनेजमेंट प्रैक्टिस करने से पहले देयर आर सर्टेन थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स दैट वी शुड स्टडी। तो एग्जिस्टेंस है थियोरेटिकल नॉलेज की, यस है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, अब आर्ट इज अ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अगर मैं आपको सब बोलूं कि एक सर्कल ड्रॉ करो, राइट, तो सबको एक क्लास में मैंने स्टूडेंट्स को बोला चलो ड्रॉ सर्कल, अब कोई इसको ऐसे शुरू करेगा, कोई इसको ऐसे शुरू करेगा, कोई यहाँ से ऐसे बनाएगा, राइट, कोई पेंसिल ऐसे पकड़ेगा, कोई ऐसे पकड़ेगा। तो एवरीबॉडी हैज द पर्सनल अप्रोच ऑफ डूइंग द वर्क, और आर्ट अलाउज यू टू डू इट, यस और नो, सबका अपना अपना एप्लीकेशन करने का तरीका है आर्ट्स में। तो मैनेजमेंट में भी यही है, every manager has his own way of dealing with the situations and it has his own way and knowledge of dealing with the scientific principles कि क्या, sorry, management principles, कि कहाँ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कैसे लगाने हैं। ठीक है, तो ये वाला फीचर भी आर्ट का मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, मैनेजमेंट आर्ट इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, यस। तो मैनेजमेंट भी क्रिएटिविटी है, प्रैक्टिस है, जो जितना प्रैक्टिस करता है मैनेजमेंट को उतना एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड मैनेजर बनता है। ठीक है, तो ये वाला फीचर भी प्रेजेंट है, यानी कि ऑल फीचर्स ऑफ आर्ट इज प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट। ठीक है, दैट मीन्स मैनेजमेंट इज एन आर्ट, प्योर आर्ट। लास्ट इज मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अभी ये बहुत नया एक थॉट है कि सब लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। अगर आपको याद हो कि बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन एंड बिजनेस, राइट, तीनों के डिफरेंस पढ़ा था ना। तो प्रोफेशन इज समवेयर इज अ टाइप ऑफ अ ऑक्यूपेशन जहां पर आप अपनी स्किल्स नॉलेज यूज करते हैं, राइट। तो मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं है, मैनेजमेंट अभी तक प्रोफेशन बना नहीं है, इट इज स्टिल ऑन अ पाथ ऑफ बिकमिंग प्रोफेशन। ठीक है, कैसे, प्रोफेशन में वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, मैनेजमेंट में भी है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री प्रोफेशन में है लेकिन मैनेजमेंट में अभी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आपने इट इज प्रेफर्ड कि आपने कोई मैनेजमेंट की डिग्री करी हो, लेकिन अगर आपने नहीं भी करी है बट आपको रिक्वायर्ड नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो आप मैनेजर बन सकते हैं। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री इज नॉट प्रेजेंट। प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशंस, ये है, प्रेजेंट है, बहुत सारी एसोसिएशंस हैं जो मैनेजमेंट के एपेक्स बॉडीज की तरह काम करती हैं। फॉर एग्जांपल एक तो आईमा है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, राइट। तो हर प्रोफेशन की एक एपेक्स बॉडी होती है, मैनेजमेंट की भी है, लेकिन उस अभी मैनेजमेंट में इस बॉडी का बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं है, उसने अभी बहुत ज्यादा गाइडलाइंस या बहुत ज्यादा ओवरऑल उसका मतलब इफेक्ट इम्पैक्ट इज लिटिल लेस इन द कंट्री। ओके, जैसे अगर हम लॉ के लिए बात करें तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, अगर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात करें तो ICAI है, तो इनका बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल है। अभी आईमा का इतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल मैनेजमेंट या मैनेजर्स के ऊपर नहीं है। एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, मैनेजमेंट में एथिकल कोड ऑफ कॉन्डक्ट अभी नहीं है, हर प्रोफेशन में है। आप CA हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, आपको अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर डिग्री आपने ली है प्रोफेशन की, तो उसका आपके एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है जो आपको फॉलो करना होता है। एवरी पर्सन हैज टू डू इट एंड इफ यू डोंट फॉलो इट यू विल बी पेनलाइज्ड एंड पनिश्ड, यहाँ तक कि आपकी डिग्री भी छिन जाती है आपसे। ठीक है, लेकिन अभी मैनेजमेंट में ऐसा कोई एथिकल कोड ऑफ कॉन्डक्ट अभी नहीं बना है।
लास्ट इज सर्विस मोटिव. प्रोफेशन का मोटिव इज टू प्रोवाइड सर्विस टू दी पीपल. मैनेजमेंट का अभी ये नहीं है. मैनेजमेंट का मोटिव अभी क्या होता है? टू अर्न मनी फॉर दी ओनर्स, है ना, ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैसे कमाना. तो अभी ये वाला भी नहीं है. तो अभी क्या इसका आर्ग्यूमेंट या इन सारे फीचर्स को का अगर हम डिस्कशन समझें तो उसका रिजल्ट क्या है कि मैनेजमेंट इज स्टिल नॉट अ प्रोफेशन बट इट इज on a path of becoming profession, or soon some guidelines will come which will make management as a pure profession. Clear है? अब आती है बात levels of management की. Levels of management में हमने पढ़ा था there are 3 levels of management: top level, middle level और supervisory level. तो टॉप लेवल में होते हैं कौन? CEO, CFOs, जनरल मैनेजर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरपर्सन्स, ये सब होते हैं. मिडिल लेवल में डिपार्टमेंटल हेड्स, डिविजनल हेड्स, परचेज मैनेजर, ऑपरेशंस मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ये सब. और सुपरवाइजरी लेवल में आपके सुपरवाइजर, क्लर्क्स, फोरमैन, सुपरिटेंडेंट्स. राइट? यू क्लियर? अब इनके सबके अपने अपने फंक्शंस हैं. बहुत जल्दी से करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ टेक्निकल नहीं है इसमें. ठीक है? टॉप लेवल के क्या फंक्शन होते हैं? जो टॉप पे लोग हैं सबसे बड़ा काम उनका क्या होता है? डिटर्मिनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज, फ्रेमिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज, प्लान्स बनाने, उनको पॉलिसीज बनानी है कि ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव करेंगे. ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड एट मिडिल लेवल. मिडिल लेवल वाले लोग क्या काम करेंगे उनको काम डेजिग्नेट करना, ये भी टॉप लेवल का काम है. असेंबलिंग ऑल रिसोर्सेज सच एज फिक्स्ड एसेट्स, फाइनेंस एक्सेट्रा. कहाँ से रिसोर्सेज आएंगे, पैसा, फंड्स कहाँ से आएंगे, क्या फिक्स एसेट्स खरीदने हैं, नहीं खरीदने हैं, ये सारे बड़े डिसीजंस भी कौन करता है? टॉप लेवल करते हैं. रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. टॉप लेवल है जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करे और ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट होना चाहिए. राइट? लाइजन विद द आउटसाइड वर्ल्ड. बाहर की दुनिया के साथ लाइजन बनाना मीन्स टू कोऑर्डिनेट, राइट, टू क्रिएट, टू बिल्ड द रिलेशनशिप्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड. बहुत सारी अथॉरिटीज हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, एसोसिएशंस हैं जिनके साथ टॉप मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट करता है, उनके साथ रिलेशंस बनाता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंपनी. और लास्ट इज एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट. बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ना, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना, स्कैनिंग करना, and just to see the impact of that business environment on the business is also the task of the top level management. Then comes the middle level management. सबसे बड़ा काम तो middle level का क्या होता है? To act as a link between top level and the lower level people, right? Interpretation of the policies framed by the top level management, organizing the activities of their own departments. They are generally departmental heads, right? तो अपने अपने department की activities को organize करते हैं. अपने जो departments के लिए लोग recruit करना वो भी इन्हीं का काम है. Finding out or recruiting people for the department, motivating the people to perform to their best ability. Motivation करना, directing पढ़ा है ना हमने. Directing is the job of every level, but यहाँ पर middle level का काम सबसे ज्यादा होता है directing में. Cooperate with other departments for smooth functioning and act as a link between the top and lower level management. ये बहुत simple points हैं. Next is supervisory or lower level management. Now, representing the problems or grievances of the workers before the middle level management, because they are the people who are actually in touch with the employees. Employees से काम कराते हैं, सीधे employees के contact में होते हैं. ठीक है? तो इनका क्या काम होता है कि middle level तक अपनी employees की problems को लेके जाना, employees से feedback collect करना, वो लेके जाना, employees के साथ healthy relationships create करना. ठीक है? Looking to the safety of the workers, try to maintain standards of quality. जो production हो रहा है वो एक्चुअली क्वालिटी स्टैंडर्ड है या नहीं है, जो स्टैंडर्ड का बनाना चाहिए था वो बन रहा है कि नहीं. मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज को बूस्ट करना, प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड ट्रेनिंग टू द वर्कर्स. ये सारे काम, सारे वर्कर्स के साथ जितने भी कोऑर्डिनेशन में काम है, जो पॉलिसीज ऊपर बनती है उनको एक्सप्लेन करना टू द वर्कर्स, ये सारे काम हमारे सुपरवाइजरी लेवल के या लोअर लेवल के होते हैं. ठीक है? नेक्स्ट कम्स द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. अब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट यहाँ हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पूरे चैप्टर पढ़ चुके हैं. फिर भी एक बार बहुत जल्दी से पढ़ते हैं. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. POSDC. ठीक है? क्या क्या है? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस what to do, when to do, how to do, and by whom it is to be done. Organizing is bringing together all the physical and financial resources, right, and identifying and grouping the different activities in the organization and establish authority, responsibility, relationship among the people. Organizational structure create करना, और हर जो चीज चाहिए आपको, every resource that you need should be brought together and should be arranged in an orderly manner. That is organizing.
staffing, to fill the vacant positions in the organization. Directing के 4 elements क्या था? Directing means to instruct, motivate, supervise, communicate the employees, right? याद है डायरेक्टिंग के? लीडरशिप, मोटिवेशन, सुपरविजन एंड कम्युनिकेशन. आप उन चारों को एक लाइन में लिख दो, वो डायरेक्टिंग की डेफिनेशन बन जाती है. छोटा सा टिप है ना. नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग. लास्ट फंक्शन है, इट चेक्स आउट द डेविएशंस बिटवीन द स्टैंडर्ड और प्लान्ड एंड द एक्चुअल परफॉर्मेंस. कि एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस तो नहीं है, अगर है तो क्यों है, एंड देन टेकिंग द करेक्टिव मेजर्स. ठीक है, फंक्शंस आर क्लियर. अब लास्ट टॉपिक है इसमें कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन क्या था? सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. इंटीग्रेशन, एक एक्टिविटी को दूसरी एक्टिविटी के साथ इंटीग्रेट करना और उसको इकट्ठा लेके चलना. तो एक लाइन में इसका डेफिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन इज सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज of different departments and different people in the organization. It is the force that binds all the functions of the management. सारे functions के बीच में coordination, सारे departments के बीच में coordination होना चाहिए, सारी activities में, सारे levels में coordination होना चाहिए, तभी management का goal achieve हो सकता है. ठीक है. जो unity of direction है, एक principle था ना second chapter में, unity of direction, that all the efforts of all the employees should be directed towards one goal. तो वो कोऑर्डिनेशन है बेसिकली. ठीक है. एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इसको इसीलिए कहते हैं कि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सब अपने अपने तरीके से कर रहे हैं. देयर इज नो इंटीग्रेशन. तो इट इज कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है. कैसे? कि सारी एक्टिविटीज आपस में इंटीग्रेट होकर एक साथ मिलके काम करें. कोऑर्डिनेशन का मतलब है तालमेल बिठाना, कि मैं जो काम कर रही हूँ वो आपके काम के साथ उसका मैच कर रहा हो और हम दोनों मिलके फिर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर रहे हैं. So that is what the coordination is. Clear? Coordination के features क्या है? It integrate group efforts. Group यानी कि again the group of employees in the organization, सारे employees की के efforts को integrate करना, इकट्ठा करके bind करना is coordination. It is deliberate function. Deliberate ये बहुत important function है children. Deliberate मतलब consciously इसको create किया जाता है. Management ensures that there is a coordination. ये अपने आप नहीं आता है. अपने आप आता है तो वो क्या होती है? Cooperation. Cooperation is which comes from within to help the others. Coordination is integration with the others, which is a conscious effort. ये आप deliberately, consciously करते हो. It is a responsibility of all managers. ये सब सारे managers की responsibility है कि हर manager को coordination ensure कराना है अपने department में और अपने area of activity में. Ensures unity of efforts. कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है कि जितने भी एफर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं किसी भी लेवल पे या किसी भी एम्प्लॉय के द्वारा, वो सब में यूनिटी हो, सब में एकता हो. ठीक है. कंटिन्यूअस है, एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है. इट गोज ऑन कंटिन्यूअसली टिल द वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोज. एंड लास्ट इज परवेसिव. परवेसिव मींस present everywhere. It is required everywhere at all departments, in all activities, in all levels, हर जगह, and every type of organization, whether it is a business firm or a non-business organization, हर तरह की जगह पे हर तरह के काम के लिए coordination की जरूरत होती है. So see children, chapter 1 का revision is over. जल्दी से सब चैप्टर पूरा रिवाइज हो गया ना, सारे मेन कॉन्सेप्ट्स, और आपको पीपीटी भी मिल गई, आपके सारे छोटे से शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर हो गए, सारे छोटे छोटे टिप्स भी मिल गए. अब क्या करना है? टाटा बाय बाय नहीं. चैप्टर 2, जल्दी से चैप्टर 2 का लिंक खोलो एंड प्रेस लाइक बटन फर्स्ट एंड डोंट गो एनीवेयर. चैप्टर 2 के साथ आई एम कमिंग बैक. ओके, टिल देन टेक केयर, गुड बाय.